गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाइसरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन, हिस्ट्री, लेसन नंबर 2 है। इसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था और पेज नंबर 115 तक आपको मैंने बताया था। आज का हमारा विषय पेज नंबर 116 पे है। इसके अंदर आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तरी भारत के अंदर 700 से 12 ईस्वी तक समाज में क्या था, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, शिक्षा का अध्ययन कैसा था, भाषा साहित्य कैसा था और धर्म के अंदर क्या कुछ था। इनके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। बाद में आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे। तो इसके अंदर समाज के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस काल के अंदर समाज को मुख्य राजपूत काल के नाम से ही जाना जाता था और उसके अंदर 4 वर्णों के लिए प्रसिद्ध थे। 4 वर्ण में बंट गया था समाज। इनमें से कुछ के साथ जो निम्न जातियों जैसा व्यवहार किया जाता था और अछूत अस्पृश्य माना जाता था। ब्राह्मणों का समाज विशेष समान था। क्षत्रियों को समाज में उच्च तथा भव्य थी और शायद जाति व्यवस्था ने ही समाज को राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित किया था। समाज में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था और समय और द्वारा अपना जीवन साथी चुनाव कर सकती थी महिलाएं। पुरुषों द्वारा समान और पर्दा संरक्षण दिया जाता था। इन्हें संपत्ति में अधिकार तथा उच्च शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती थी। तो समाज इसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में बंट गया था। आगे आता है सेकंड पॉइंट इसके अंदर कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। इस काल के साहित्य से हमें प्रतीत होता है कि कृषि विकास वैज्ञानिक क्षेत्र पर आधारित होता था। विभिन्न प्रकार की मृदा अनाजों की किस्में, खेती के लिए मिट्टी का उपजाऊपन आदि इससे मुख्य उदाहरण थे। मुस्लिम शासकों के आने से पूर्व लोग फारसी चक्का रहट या रहट से सिंचाई वगैरह करते थे। उद्योग के रूप में ऊन, सिल्क तथा सूती वस्त्र उद्योग विद्यमान थे। धातु कार्य प्रगति भी था। इस काल की तांबे, पीतल, लोहे, शीशे, टिन और सोने से बनी वस्तुएं प्राप्त हो चुकी थी। व्यवसाय अरबों चीनियों तथा भारतीयों द्वारा समृद्ध था। व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया के मध्य चलता रहता था। अरब यात्रियों ने भारत से होने वाले निर्यात को खूब बढ़ा चढ़ाकर उसका जिक्र किया। निर्यात मुख्य रूप से घर, कुमारी, चंदन, कपूर, इलायची, लौंग, मसालों का होता था। इसके अतिरिक्त नारियल, सब्जियां, वस्त्र, धातु, मूल्यवान नग, पत्थर, मोती आदि भी निर्यात होते थे। पॉइंट नंबर 3 पे आता है शिक्षा तथा अध्ययन। इस काल के अंदर शिक्षा और अध्ययन का केंद्र क्या था। इस काल के अंदर हमें पता चलता है कि इसके अंदर मठ है, घटिकाएँ हैं, अग्रहार है और विहारों की जानकारी प्राप्त होती है। मंदिरों को सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक संस्थाओं की तरह विकसित किया गया था। मंदिरों द्वारा ही महाजन, कोषागार, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, औषधालयों की भूमिका निर्वाह होता था। मंदिरों तथा विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी जो कॉलेजों से संबंध थे। नंबर 4 पे भाषा तथा साहित्य थी। इस काल की भाषा कौन सी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत इस काल की मुख्य भाषा थी। इसी भाषा में साहित्य रचना निरंतर चलती रहती थी। बौद्ध तथा जैन साहित्य को लिखने के लिए पाली तथा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। आगे आता है धर्म। 800 से 12 ईस्वी तक मध्य हिंदुत्व ने बड़े परिवर्तन देखे थे। अनेक धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ था। वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध तथा जैन धर्म निरंतर लोगों को प्रभावित किया था। शंकराचार्य व रामानुज ने तो दार्शनिक तथा आत्मिक आंदोलन चलाए थे। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था तथा ज्ञान मार्ग की संज्ञा दी थी। वैष्णव मत के अनुसार इस काल में विष्णु के 10 अवतार अत्यधिक प्रसिद्ध हुए थे। इस काल में बौद्ध मत ने अनेक धर्म का नया चेहरा प्रस्तुत किया था। जैन धर्म ने भी उत्तर भारत के व्यापारी वर्ग तथा पश्चिम भारत में प्रसिद्धि पाई थी। विष्णु जी के 10 अवतार मुख्य मत्स्य, कूर्मा, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध और काल की प्रमुख थे। ये था हमारा इस लेसन का बैकग्राउंड। अब हम इसके कर रहे हैं पेज नंबर 118 पर
संकलनात्मक कार्य। इसकी वीडियो नहीं मैं आपको बोल के करवाऊँगा, आप बुक खोलो और इसके निशान लगाओ। पहला है हमारा मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? मैंने बुक में बताया था आपको कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सेकंड है पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के कौन से युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो दूसरे युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी को हराया था। तीसरा है मोहम्मद खालिस्तान शासक था, मोहम्मद गजनी का शासक था। चौथा, राष्ट्रकूटों ने खालिस्तान पर शासन किया था, राष्ट्रकूटवंश ने दक्कन पर अपना शासन किया था। पांचवा, वैष्णव मतानुसार खालिस्तान के 10 अवतार प्रसिद्ध हुए। मैंने अभी आपको बताया है कि विष्णु के 10 अवतार प्रसिद्ध हुए थे, मैंने उनके नाम भी आपको बताए थे। भाग ब पे आता है मिलान कीजिए। मैं आपको सही बताऊंगा और आप इसको निशान लगा लीजिए। अलबरूनी, अलबरूनी। भाग 3 पे आता है तहकीक हिंद। दूसरा है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। इसका आएगा चौथा भाग पृथ्वीराज राशि। नंबर 3 पे है जयदेव, जयदेव का 5वां नंबर आएगा गीत गोविंद। चौथा है फिरदौसी, फिरदौसी पे आएगा सेकंड शाहनामा। 5वां है अद्वैत, ये मैंने आपको बताया था, अद्वैतवाद की स्थापना शंकराचार्य ने की थी, तो ये आएगा फर्स्ट। ये था मिलान। आगे आता है सहभाग। निम्नलिखित पर किसका शासन था? इसके अंदर पहला मैंने करवाया नहीं है, अफगानिस्तान की राजधानी का नहीं करवाया। सेकंड है कनौज पर जयचंद का शासन था, लिख लो जयचंद। नंबर 3 पे है मारवाड़, मारवाड़ पर शासक था चौहान का। चौथा नंबर है अजमेर, अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। 5वां नंबर है दक्कन, दक्कन पर राष्ट्रकूट वंश का शासन था। 6ठे नंबर पे आता है पंजाब, पंजाब पर मोहम्मद गोरी का शासक था। ये थे पेज नंबर 118 पर। अब चलते हैं पेज नंबर 119 पर, भाग ए। संक्षेप में उत्तर दीजिए और आप कॉपी निकाल लीजिए और उस पर लिखिए। मैं आपको बोल दूंगा या बुक के अंदर लिखने, बुक के अंदर लिख लो आप। पहला है बगदाद के खलीफा कैसे थे? ये मैंने आपको बताया था। बगदाद के खलीफा अरबों से ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा बगदाद के खलीफा अरबों से ज़्यादा शक्तिशाली थे। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है दंती वर्मन कौन था? इसका उत्तर आप लिखिए। दंती वर्मन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, दंती वर्मन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। तीसरा प्रश्न, त्राइन का युद्ध कब हुआ था? उत्तर है इसका, त्राइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में और सेकंड हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। 1191 और 1192। चौथा प्रश्न है राष्ट्रकूटों द्वारा प्रयोग की गई भाषा कौन सी थी? तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा प्रयोग की गई भाषा कन्नड़ भाषा प्रमुख भाषा थी। 5वां अग्निकुल क्या है, ये हम नहीं करेंगे। अब आता है हमारा भाग ब। इसके अंदर हम करने जा रहे हैं त्रिखंड संघर्ष क्या था और इसके क्या परिणाम थे। भाग ब का त्रिखंड संघर्ष क्या था और इसके क्या परिणाम थे। ये पेज नंबर 110 पे है। कनौज शहर, निशान लगा सकते हो आप। कनौज शहर गंगा नदी के तट पर बसा था। इस पर अधिकार का सीधा तात्पर्य ऊपरी गंगा के समर्थ स्रोत गंगा का घाटी क्षेत्र, व्यापार और कृषि पर अधिकार हो जाना था। इसी कारण यहाँ पे जो तीनों शक्तियाँ थी, पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट, इन तीनों के मध्य युद्ध हुआ था और इस गंगा के मैदान के ऊपर वो अधिकार करना चाहते थे। इन तीनों शक्तियों में कनौज के ऊपर जो अधिकार के लिए लड़ाई चली थी, यानी कनौज पर ये तीनों शक्तियाँ अधिकार करना चाहती थी। कौन कौन सी शक्तियाँ थी? 3 शक्तियाँ थी, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट।
आप दोबारा इसको लिखो कि जो 3 शक्तियाँ थी इस काल के अंदर, 3 प्रमुख शक्तियाँ पाल, प्रतिहा तथा राष्ट्रकूट, तीनों कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे और तीनों के अंदर एक संघर्ष चला था, लंबा युद्ध चला था। इसी को त्रिखंड संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसी संघर्ष ने इन तीनों वंशों को कमज़ोर कर दिया था। इसका परिणाम ये निकला था कि तीनों शक्तियाँ कमज़ोर हो गई थी।